जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर 65। आज के लेक्चर में हम अपने सिलेबस का सबसे अहम चैप्टर, सबसे अहम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। आज से पहले आपको ऑडिट का कुछ भी अगर समझ नहीं आया ना, कुछ एक कंसेप्ट भी समझ, आपको ये भी नहीं पता कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है, आपको ये भी नहीं पता इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, एविडेंस किसको बोलते हैं, रिपोर्ट किस चीज का नाम है, क्वालिफाइड क्या होता है, एडवर्स किसे कहते हैं, ऑडिट क्या होता है, कुछ भी नहीं पता आपको, फिर भी चलेगा। ये चैप्टर ऐसा है जो कि समझ लीजिए पहले दिन भी पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन पहले दिन क्यों नहीं पढ़ाया जाए, क्योंकि पहले कंसेप्ट्स नहीं होते। अब आप देखेंगे, अब आप जब इसको पढ़े होंगे ना तो ज्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि ऑडिट के किसी हद तक मैच्योर हो चुके हैं, कंसेप्ट्स पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा बेहतर तरीके से इनको समझ लेंगे, क्योंकि ये अहम चीज है, ठीक है हमारे। इसलिए हमने थोड़ा सा पहले आपको मेंटली मैच्योर होने का इंतजार किया कि इस सब्जेक्ट में कुछ मैच्योरिटी लेवल अचीव कर लें, फिर उसके बाद हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन इसकी ब्यूटी ये है कि अगर आप ऑडिट का स्टार्ट भी इस चैप्टर से करें ना, फिर भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके प्रीवियस सिर्फ एक कंसेप्ट ऐसा है जिससे रिलेट करता है, वो है असर्शंस का। असर्शन का कंसेप्ट पढ़ा हुआ ना आपने, उसके अलावा कोई चीज जरूरी नहीं है इस चैप्टर को समझने के लिए। लेकिन ये जैसा मैंने बताया आपके सिलेबस में सबसे अहम चैप्टर है, तो उसमें खास तौर पे आपने जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा ना किस तरीके से चलना है, आपने उसी तरीके से चलना है और उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, उसी तरीके से सोचना है। क्लियर? ऐसा ना हो कि आप तैयारी किसी और, आप तैयारी वैसे करते रहे जैसे किताब में मटेरियल लिखा हुआ है और एग्जाम में कुछ और आ जाए और अब कहें ये क्या चक्कर है, पढ़ाया तो कुछ और, एग्जाम में कुछ और। आई कैप ने हमें पढ़ाया किताब में कुछ और एग्जाम में टेस्ट कर लिया कुछ और, क्योंकि इस चैप्टर में जो आई कैप का मटेरियल दिया हुआ है, आई कैप ने बुक में, आई कैप ने अपनी बुक के अंदर जो मटेरियल दिया हुआ है और जो पास्ट पेपर्स में टेस्टिंग कर, उसमें गैप है, उसमें सिग्निफिकेंट गैप है, ठीक है। बाज़ औक़ात कुछ दूसरे टॉपिक्स में भी होता है, लेकिन और किसी टॉपिक में इतना ज्यादा गैप नहीं है। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा मसला आपको बता दूं, इस चैप्टर का सबसे बड़ा मसला क्या है कि जो मटेरियल दिया गया है, आपको सिखाया गया है वॉल्यूम 1 में या आई कैप के स्टडी टेक्स्ट के अंदर, वो डिफरेंट है, और जो पास्ट पेपर में टेस्टिंग होती है उसका स्टाइल इंटायरली डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट है, ठीक है। वो आपको पता चल जाएगा। तो हमने उसको सिंक्रोनाइज कैसे करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपने कैसे, यानी बेसिक आपको फर्क बता दूं, जो आई कैप की बुक में स्ट्रक्चर हुआ है ना ये चैप्टर, वो हुआ है इस तरीके से जैसे रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन होता है रटे वाले स्टाइल में। लेकिन आई कैप जब टेस्टिंग करता है ना, वो केस स्टडी बेस्ड टेस्टिंग करता है। तो आपको रटे वाले कंसेप्ट से कैसे ट्रांजिशन करवानी है केस स्टडी की तरफ, ये मैंने प्लान किया हुआ है। आपने क्या करना है, बस जो मैं जैसे कहूं आपने इस चैप्टर को तैयार करना है वैसे ही करना है, ठीक है। और एक आपको मैं बात बता दूं, आप चूंकि अभी आपको साल 1.5 साल हुआ है सीए में आए हुए, ठीक है, हमें तकरीबन कोई 18 साल हो गए सीए, ऊंच नीच देखी, वो बड़ी चीजें आती जाती, अप डाउन देखा, ठीक है। प्रोफेशन में, हर प्रोफेशन में प्लस माइनस होते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोफेशन में भी कुछ माइनस चीजें हैं, ठीक है। आपको सिर्फ एक चीज बतानी है, क्योंकि बात करना बच्चे आखिरी महीने में खासतौर पे परेशान होकर आते हैं। समटाइम जैसे होता है ना अटेंशन सीकर समझते हैं, तो आपके कुछ दोस्त ऐसे होंगे टेंशन सीकर्स, या कुछ हो सकता है सीनियर भी ऐसे हो, वो क्या करते हैं, कोई अजीबोगरीब र्यूमर्स फैला देते हैं। क्या करते हैं, अजीबो, भाई ये तुमने देखा, ये भाई परेशान आ गए सर, अब बड़ा चेंज आ गया है, बड़ा चेंज आ गया सर, ये हो गया है सर, वो ऐड हो गया सर। वो 6 महीने पहले आई कैप ने कोई बात कही होती है, उसको पढ़ा किसी ने कल होता है, उसको एकदम से याद, अच्छा ये चेंज कर दिया, देखो तुम्हारे टीचर ये करवा रहे हैं, तुम्हारे टीचर। कुछ परेशान नहीं होना, तबाही भी फिर जाए, कोई आके कहे भाई इस सब्जेक्ट में तबाही भी फिर गई है, आपने कहना है हमने सर जिस टीचर के पास इनरोलमेंट करवाई है, हमारी जिम्मेदारी है उनके पास, ठीक है। वो उम्मीद है कि सो नहीं रहे होंगे, अगर वो बात कहीं चलते चलते हम तक पहुंच गई है ना, तो वो भी इस प्रोफेशन में पिछले कई सालों से चलते चलते बात उन तक भी पहुंच गई होगी, उन्हें पता चल गया होगा क्या चेंज आए, कैसे करवाना है, क्या करवाना है, टेस्टिंग स्टाइल में क्या तब्दीली आई है, ये सारा क्या आपके टीचर को, सारे टीचर्स को पता होता है,
ठीक है। तो इसीलिए अगर आपके लिए कोई नई बात पता चले ना आपको, तो आपने ये नहीं समझना कि आपके टीचर के लिए भी नई बात है। वो टीचर के लिए बहुत पुरानी बात होगी, उसने हो सकता है उसको ऑलरेडी काउंट फॉर किया हो मोस्ट प्रोबेबली। इन शॉर्ट बताना ये चाह रहा हूँ, ये जो आखिरी 2 महीने होते हैं ना आपकी प्रिपरेशन के, इसमें आप बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये टाइम भी बड़ा कीमती होता है। इसमें छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा रिएक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बाज़ औक़ात ना कुछ जो र्यूमर्स भी, कुछ टेंशन सीकर्स होते हैं ना, वो र्यूमर्स भी फैलाना शुरू कर देते हैं, जिससे आप थोड़ा परेशान हो जाते हैं। आपकी अपनी प्रिपरेशन इफेक्ट होती है। आपने क्या करना है, इस बात से कतई परेशान नहीं होना किसी भी चीज़ से, ठीक है। आपने जिस टीचर के पास भी एनरोलमेंट करवाई है, उसकी जिम्मेदारी है कि आपको लेटेस्ट स्कीम के मुताबिक, लेटेस्ट स्टाइल के मुताबिक, सिलेबस के मुताबिक प्रिपरेशन करवाए, ठीक है। आप लोग तो कुछ नहीं कहते हमें, लेकिन जाहिर अल्लाह ताला को तो हम जवाब दें ना, अल्लाह ताला ने जिस पोजीशन पे हमें रखा है। तो इसीलिए जो जितने टीचर्स होते हैं, जितने भी टीचर्स होते हैं, उनको वो सारी बातों का पता होता है ऑलरेडी मोस्ट प्रोबेबली, जो आपको शायद अभी चंद दिन पहले पता चली है। तो आपने आखिरी 2 महीनों में, और फिर आखिरी महीने में भी खास तौर पे, क्योंकि आखिरी महीने में डर बढ़ जाता है ना, पता नहीं सारी चीज़ें हमने कर ली हैं कि नहीं, पता नहीं ये चीज़ रह गई है कि नहीं रह गई, ठीक है। तो आपने किसी चीज़ से परेशान नहीं होना। जो आपके टीचर ने पढ़ा दिया आपको, उसी के ऊपर कायम रहना है। कोई एडिशनल चीज़, अलग से चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ फर्ज कीजिए ICAP की तरफ से चेंज आती भी है, जो आ सकती है, मतलब पास में भी ऐसे होता है, तो याद रखिएगा जब आपका सेशन ख़त्म हो जाएगा ना, तो हम मरीख पे नहीं चले जाएंगे, हम इसी दुनिया में रहेंगे। हम ICAP के साथ जो भी ICAP की चेंजेस होती हैं उसके ऊपर नज़र रखी होती है। जो भी चीज़ ICAP की तरफ से फर्ज करें चेंज होगी, सेम डे आपको कम्युनिकेट कर देंगे, सेम डे इंशाल्लाह आपको। और उम्मीद है ऐसी कोई सिग्निफिकेंट चेंज आएगी नहीं, क्योंकि ICAP भी बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखता है। तो बताना ये चाह रहा था, आखिरी 2 महीनों में आपने र्यूमर से परेशान नहीं होना, नहीं होना। जो चीज़ आपके टीचर की तरफ से आपको मिलेगी, आपके लिए वही ऑथेंटिक है। बाकी हर चीज़ को इग्नोर माना। कोई आके कहे ना बड़ा परेशान हो गया, आपका दोस्त, आपका बैचमेट, आपका रूममेट, ओह आज तो ये हो गया, आज तो वो हो गया ना, ठीक है हो गया, ओके 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 ठीक है। डिबेट नहीं करनी किसी के साथ, लेकिन कॉन्फिडेंट रहना है कि कोई भी चेंज आती है अगर, तो आपके टीचर की जिम्मेदारी है। अगर वो रेलिवेंट हुई तो आपको बताएगा, अगर कोई चीज़ वो आपको नहीं बता रहा, इसका मतलब क्या है, वो रेलिवेंट नहीं है। डन जी। चलिए अच्छा चलते हैं आगे। लेक्चर की तरफ चलने से पहले हमने असाइनमेंट आपको डेली बेसिस पे चेक करते हैं, आपकी क्लास भी होती है, ऐसा ही है ना। तो जब क्लास होती है तो नाम भी तो होना चाहिए ना। आप इतने मासूम हैं, आपने कभी बोला ही नहीं। आपने कहा सर हमारी इंसल्ट तो रोज़ कर देते हैं, कैमरे रिकॉर्डिंग हो रही होती है हैं, और लेकिन कभी हमने अच्छा काम करते हैं तो प्राइज़ नहीं देते। तो हमारी टीम के जहन में ये आइडिया आया। टीम ने कहा सर जो स्टूडेंट्स रेगुलरली असाइनमेंट कर रहे हैं उनको इनाम भी मिलना चाहिए, इसीलिए आपकी असाइनमेंट कलेक्ट की गई, वापस मिल गई असाइनमेंट वापस मिल गया ना। वो जो जॉब रजिस्टर, असाइनमेंट वाला रजिस्टर आपने सबमिट कराया था, उसमें आपको जानना खोल के देखा होगा तो कुछ रजिस्टर के अंदर प्राइस भी रखा होगा। जिनके मेजॉरिटी ऑफ असाइनमेंट्स जिन स्टूडेंट्स ने की हैं उनके साथ प्राइस शेयर किया गया है। एप्रिसिएशन के लिए सिर्फ चंद एक, सिर्फ एप्रिसिएशन के लिए नुमाइंदा के तौर पे, ये सारे स्टूडेंट नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना, टाइम ज़्यादा होता। सिर्फ एप्रिसिएशन के लिए चंद एक स्टूडेंट्स के CRN शेयर कर रहा हूँ मैं। ये है मेल कैटेगरी में है जी 126323 है कि स्टूडेंट क्लास में? शाबाश शाबाश, रेगुलरली। अच्छा और भी स्टूडेंट है जो रेगुलरली असाइनमेंट कर रहे हैं, सिर्फ यही 2 नहीं है, इन्होंने 2 के नाम दिए सिर्फ, बाकी भी है, लेकिन एप्रिसिएशन के लिए हम सिर्फ इनको 159785 है जिस वक्त 159785, ये हाइब्रिड में चले उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। और फीमेल कैटेगरी में 0460 शाबाश, और 132602 हाइब्रिड, चले शेयर कर दीजिएगा उनके साथ, शाबाश। और सारे स्टूडेंट्स, और भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने असाइनमेंट्स सब कंप्लीट की है और प्राइस भी उनके साथ शेयर हो चुका है। स्टार्ट करें जी आज का लेक्चर। आज का चैप्टर है हमारा चैप्टर 10 सब्सटेंटिव प्रोसीजर। हमारे सिलेबस में प्रोबेबली सबसे अहम चैप्टर यही है। इसके अहम होने की वजह ये नहीं है कि ये मुश्किल है, इसके अहम होने की ये वजह नहीं है कि ये मुश्किल है। इसके अहम होने की वजह क्या है कि ये टॉपिक हर अटेम्प्ट में टेस्ट होता है, और ऐसा नहीं है कि किसी एक अटेम्प्ट में टेस्ट होता, ये किसी एक क्वेश्चन में टेस्ट होता हो, ये मल्टीपल टॉपिक्स के साथ टेस्ट होता है। यानी आप पेपर उठा के देख लें,
हर दूसरे सवाल के अंदर वो कहेगा प्रोसीजर बताओ, कोर्स ऑफ एक्शन बताओ, प्रोसीजर बताओ, कोर्स ऑफ एक्शन बताओ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 50% के करीब पेपर इसमें से आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन यूं समझ लीजिए कि पेपर का कोई तकरीबन 30% के करीब, पेपर का 30% के करीब पोर्शन इस चैप्टर पे बेस कर रहा होगा। 30% डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपने भी खास तरीके से तैयार करना है, खसूसी तौर पे। ठीक है, और पहले अगर कभी असाइनमेंट करते रहे, कभी नहीं करते रहे, तो इस चैप्टर में डेली असाइनमेंट करनी है आपने, रिटर्न असाइनमेंट भी करनी है और ऑनलाइन वाली असाइनमेंट भी करनी है जो आपके LMS पे दी जाती है, जिसमें आपने सिर्फ क्लिक करने होते हैं, डिसीजन मेकिंग करनी होती है, सिर्फ दोनों तरह की असाइनमेंट डेली करनी है। ये 10 दिन अगर आपने अच्छे तरीके से, तकरीबन 10 लेक्चर्स होंगे इसके, अब जल्दी नहीं हम कर रहे इस पे। ठीक है, इसको हम तसल्ली के साथ पढ़ेंगे, तकरीबन लगभग हमारे 10 लेक्चर इसके ऊपर लगेंगे। डेली बेसिस के ऊपर आपने होम असाइनमेंट करनी है, रोज का काम रोज करना है। ठीक है, अगर प्रीवियस आपका कोई वीक है भी तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग पे, सिर्फ एक कंसेप्ट आपको बताना चाहिए दर्शन का। ठीक है जी, क्लियर। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने ये सीखा, चैप्टर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही अहम है, एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन के साथ मर्ज हो जाता है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आता है और दूसरे टॉपिक्स के साथ मर्ज होकर भी क्वेश्चन आता है। इसको समझने के लिए प्रीवियस कोई और टॉपिक समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ असर्शन वाला एक टॉपिक समझने की जरूरत है और इसकी असाइनमेंट डेली करनी है। डन जी, स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा इस चैप्टर का पहले बैकग्राउंड आपके साथ शेयर कर लूं। ये है क्या? असल में टॉपिक है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। आपको पता है जो ऑडिटर के प्रोसीजर्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। इन तीनों में से भी जो सबसे अहम प्रोसीजर होते हैं वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर ही होते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मतलब ऐसे प्रोसीजर जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन की जाती है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मतलब क्या है? कौन से प्रोसीजर? जिनके जरिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन की जाती है। अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी ऑडिटर के प्रोसीजर है, वो भी परफॉर्म करता है, लेकिन उनका मकसद होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर की एक्सटेंट डिसाइड करना कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम परफॉर्म करने हैं कि ज्यादा परफॉर्म करने हैं। क्लियर? उनका पर्पस क्या है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर की एक्सटेंट डिसाइड करना। इसीलिए अल्टीमेटली कहा जाता है जो सबसे अहम प्रोसीजर है वो कौन से हैं? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मतलब क्या है? ऐसे प्रोसीजर जिनके जरिए से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन की जाती है। तो अच्छा, जरा मुझे ये बताइए कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर के जरिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन की जाएगी। डन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जितने भी एरियाज हैं, जितनी भी लाइन आइटम्स हैं, जैसे सेल, परचेजेस, डेटर, इनकी वेरिफिकेशन। ऐसा ही है। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या सीखेंगे कि एक टिपिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितने भी एरियाज होते हैं उनको हमने वेरीफाई कैसे करना है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर, इस चैप्टर का स्कोप क्या है, फोकस क्या है? ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, टिपिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जितने भी एरियाज होते हैं अमूमी तौर पे, उन सबको आपने एज ऑडिटर कैसे वेरीफाई करना है। डन। बात स्कोप समझ आ गया? यानी इसमें क्या होगा? इसमें सिर्फ वेरिफिकेशन प्रोसीजर होंगे। भैया बताओ इस एरिया को कैसे वेरीफाई करोगे, बताओ इस एरिया को कैसे वेरीफाई करोगे। डन। पहली चीज, इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव की लिस्ट आपके सामने है। आपने मुझे बताना है कि क्या अकाउंटिंग के अंदर एक टिपिकल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए क्या ये एरियाज आते हैं या नहीं आते। ठीक है, सबसे पहले आपने ये एरियाज की अकाउंटिंग सीखी है कि नहीं सीखी, या क्या एक टिपिकल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यही एरियाज होते हैं ना, ये आपने मुझे कंफर्म करना है। स्टेप नंबर 1, सेल। टिपिकल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या सेल्स की फिगर होती है? परचेजेस की फिगर होती है? पेरोल यानी सैलरीज एक्सपेंस, ऑपरेटिंग, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, फिर इसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट इनकम, फिर अक्रूवल्स, प्री पेमेंट, ये भी होती हैं, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल्स, बैंक, कैश, नॉन करंट लायबिलिटी या जिसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी कह सकते हैं, ये भी है, इन्वेंट्री, इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज, इक्विटी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये लिस्ट सारी पढ़ ली।
मुझे बताइए क्या अकाउंटिंग में एक टिपिकल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सारी लाइन आइटम्स आती हैं, आप इन सब के साथ फेमिलियर हैं, अकाउंटिंग के अंदर आपने ये सारी टर्म्स पढ़ी हुई हैं, शाबाश। अब सुने, अकाउंटिंग में जब सारी टर्म्स पढ़ी हुई हैं तो फिर ऑडिट में हम दोबारा क्यों इस कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग में आपने पढ़ी हुई है इसकी अकाउंटिंग, कि इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। ऑडिट में क्या पढ़ेंगे हम? इसकी वेरिफिकेशन। अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कैसे करना है, इन्वेंट्री में कौन कौन सी अमाउंट इंक्लूड होनी चाहिए, लोअर ऑफ कॉस्ट, एनआरवी वगैरह। ऑडिट में क्या स्टडी करेंगे? हमने इसको वेरीफाई कैसे करना है। इस चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे? हमने इसको वेरीफाई कैसे करना है कि ये अकाउंटिंग जो अमाउंट लिखी हुई है बैलेंस शीट में वो करेक्ट है। सेल्स, अकाउंटिंग में क्या सीखेंगे? इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। ऑडिट में क्या सीखेंगे? इसे वेरीफाई कैसे करना है। बैंक बैलेंस, अकाउंटिंग में क्या सीखे? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं ना। अकाउंटिंग में क्या सीखते हैं? इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। ऑडिट में क्या सीखेंगे? इसको वेरीफाई कैसे करना है। ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन, अकाउंटिंग में क्या सीखते हैं? रिकॉर्ड कैसे करना है। ऑडिट में क्या सीखेंगे? वेरीफाई कैसे करना है। भाई फर्क समझ आ रहा है? तो है कंसेप्ट वही जो अकाउंटिंग वाले हैं, फर्क सिर्फ ये है अकाउंटिंग में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना सीखते हैं, तो हर एलिमेंट आप में आप ये सीखते हैं इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। ऑडिट में क्या सीखेंगे? इसकी वेरिफिकेशन, कि इसको आपने वेरीफाई कैसे करना है। ठीक है। ये लगभग 17 के करीब एरियाज हैं। बाज़ का ऐसा होता है किसी एक एरिया के अंदर 2-3 एरिया भी आ सकते हैं, किसी एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर, तो लगभग एहतियातन समझ लीजिए कि 20-22 एरियाज हैं जिनकी हमने वेरिफिकेशन सीखनी है। एग्रीड। कुछ एरियाज जो हैं वो छोटे छोटे, वो एक दिन में 3-4 भी हो सकते हैं। कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बड़े हैं, वो हो सकता है 2 दिन में एक एरिया हो। लगभग मिल मिला के 10 के करीब लेक्चर्स होंगे जिनमें हमने इसको कंप्लीट करना है, और इसमें प्रैक्टिस ज्यादा होगी। ठीक है। इसमें खास तौर पे आपने रिटन प्रैक्टिस और ऑनलाइन प्रैक्टिस, ऑनलाइन वाली खास तौर पे, क्योंकि उसमें बहुत से कंसेप्ट है, केस स्टडी है, वो मैंने बनाया हुआ है कुछ क्विज स्ट्रक्चर स्टाइल, वो आपने प्रैक्टिस जरूर करना है ताकि आपकी केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन होती रहे। तो यहां तक समझ, यहां तक हमने सिर्फ एक ही बात सीखी है। क्या बात सीखी है? कि जो अकाउंटिंग में आप बनाना सीखते हैं, अब ऑडिट में आप उसे वेरीफाई करना सीखेंगे। लेकिन इससे हमें एक और बात भी समझ में आई। क्या आपको याद है वो एक मुहावरा मैंने शायद कभी होगा, ऑडिट प्रोफेशन के बारे में बोला जाता है कि जहां पे अकाउंटिंग खत्म होती है ना, वहां से ऑडिट शुरू होता है। क्योंकि जाहिर है पहले अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा तो फिर ऑडिटर काम शुरू करेगा, वेरिफिकेशन। और एक और जुमला बोला जाता है, क्या? ऑडिटर इंक्लूड्स अकाउंटेंट, अकाउंटेंट डज नॉट इंक्लूड ऑडिटर। अकाउंटेंट के अंदर ऑडिटर की रूह नहीं होती। अकाउंटेंट को अपना काम करने के लिए ऑडिट के बारे में जानना जरूरी नहीं है, लेकिन ऑडिटर इंक्लूड्स अकाउंटेंट। ऑडिटर को अपना काम करने के लिए अकाउंटिंग के कंसेप्ट होने चाहिए। तो इस चैप्टर में कुछ अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स भी आपके यूज होंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी आपने पढ़े होंगे लेकिन उम्मीद है कि भूल चुके होंगे। तो वो कंसेप्ट्स जहां जहां अकाउंटिंग के होंगे वो आपको रिवाइज करवाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं सिर्फ उस हद तक रिवाइज करवाऊंगा जिस हद तक ऑडिट के लिए जरूरी होगा। डन जी। चलिए, तो इस जगह पे आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट्स मिलते हैं। जैसे अकाउंटिंग में पढ़ा होगा फिक्स एसेट की रिवैल्यूएशन हो सकती है, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। अकाउंटिंग में पढ़ा होगा फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होती है, ये कंसेप्ट यहाँ पे भी आएगा। अकाउंटिंग में पढ़ा होगा इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी रिकॉर्ड करते हैं, कंसेप्ट यहाँ पे भी आएगा। ठीक है। तो इन एलिमेंट्स की हमने वेरिफिकेशन सीखनी है। डन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओके। अब इसमें होगा तरीकाकार क्या होगा, जब भी कोई लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे मैंने कोशिश करनी है कि आपको उसकी अकाउंटिंग के बारे में ब्रीफ कर दूं पहले, कि इससे रिलेटेड अकाउंटिंग या अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम या इससे रिलेटेड अकाउंटिंग क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दूं। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे इसकी वेरिफिकेशन के बारे में। डन। तो आज जो मैंने एरिया सेलेक्ट किए हैं वो है सेल्स और परचेजेस। पहले स्टार्ट करेंगे सेल्स से, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे पहले ही बताया था, ये चैप्टर आईकैप ने ड्राफ्ट किया है ऐसे जैसे कि कोई रट्टे वाला सवाल होता है, लेकिन पास्ट पेपर में टेस्टिंग की है ज्यादातर किस, अच्छा पहले हुआ करती थी रीप्रोडक्शन के क्वेश्चन भी होते थे,
पास्ट पेपर में आप अगर पुराने क्वेश्चन देखें ना, इस चैप्टर के अंदर रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन भी होते थे, तो उस वक्त ये चैप्टर ठीक बना हुआ था, उस वक्त प्रॉब्लम। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टेस्टिंग स्टाइल आपका चेंज हो गया, आईकैप का चेंज हो गया। जब टेस्टिंग स्टाइल चेंज हो गया तो होना तो ये चाहिए था कि जो सब्जेक्ट है उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन स्ट्रक्चर पुराना ही है। ठीक है, बहरहाल हम प्रैक्टिस जाहिर है लेटेस्ट स्टाइल के मुताबिक करेंगे। तो याद रखिएगा, जो कुछ इस चैप्टर को एक थ्योरेटिकल वे से भी टेस्ट करता है आईकैप, केस स्टडी पॉइंट ऑफ से भी करता है, हमने दोनों तरीकों से इसको तैयार करना है। हालांकि ज्यादातर टेस्टिंग लेटेस्ट कौन सी है, केस स्टडी बेस्ड की। पहले चलते हैं हम सेल्स की तरफ। सेल्स की ऑडिटिंग से पहले सेल्स की अकाउंटिंग समझ लीजिए होती क्या, या ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम क्या होता है। देखिए, सेल्स आपको पता है सिंपल, सेल्स का मतलब क्या, आपने चीजें सेल कर दी कस्टमर को। बज़ाहिर जब आपसे अकाउंटिंग में बोला जाता है ना, सेल की एंट्री पास करो, आप कहते हैं डेबिट डेबिट सेल क्रेडिट, बात खत्म। प्रैक्टिकली बात खत्म, इतनी सेल्स की ट्रांजैक्शन नहीं होती। सेल की ट्रांजैक्शन का स्टार्ट इससे बहुत पहले हो चुका होता है, और इसके बाद भी कुछ चीजें होती हैं। जैसे ब्रीफली आपके साथ ऐसा शेयर करता हूं, सेल्स का प्रोसेस जो होता है ना, वो स्टार्ट तब होता है जब कस्टमर आता है, वॉक इन कस्टमर कोई इंक्वायरी के लिए आता है, सर क्या आपके पास ये चीज मौजूद है। कस्टमर आके हमसे इंक्वायर करता है, तो हमारा जो पर्सन होगा सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट वाला, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि कस्टमर के साथ बार्गेनिंग करनी है, निगोशिएशन करनी है और एक एग्रीमेंट करना है। वो चेक करता है कि क्या वाकई ये चीज़ हमारे पास मौजूद है। अगर ये चीज़ कंपनी के पास मौजूद है, वो कस्टमर से कहता है जी सर मौजूद है। कस्टमर कहता है ठीक है सर, मैं ये खरीदना चाहता हूँ, आप इसके 500 यूनिट मुझे अगले हफ्ते भिजवा दीजिएगा। तो जो सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट वाला पर्सन होता है ना, वो कहता है ठीक है सर पहले, लेकिन ठहर जाइए। सेल्स ऑर्डर वाला देखता है कि क्या ये नया कस्टमर है या पुराना कस्टमर है। अगर तो पुराना कस्टमर हो, ऑलरेडी उसके साथ डीलिंग चल रही होती है, तो फिर देखता है उसकी क्रेडिट लिमिट क्या है। क्रेडिट लिमिट का मतलब कि किस हद तक इसको उधार दिया जा सकता है। नया कस्टमर हो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद उसकी एक क्रेडिट लिमिट असाइन कर दी जाती है कि सर आप 10 लाख तक उधार सामान खरीद सकते हैं हमसे। पुराना कस्टमर हो, ऑलरेडी क्रेडिट लिमिट सेट की गई होगी। सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट ने सिर्फ इतना देखना है कि क्या ये ऑर्डर उस लिमिट से एक्सीड तो नहीं कर रहा। एक्सीड कर रहा हो तो वो रिफ्यूज कर देता है। अगर क्रेडिट लिमिट से नीचे सेल्स ऑर्डर की अमाउंट हो तो एक्सेप्ट कर लेता है। भाई बात समझ रहे हैं, अगर क्रेडिट लिमिट 10 लाख है, ऑर्डर 8 लाख का है, सेल्स ऑर्डर वाला अप्रूव कर देगा। अगर क्रेडिट लिमिट 10 लाख है और सेल्स ऑर्डर 12 लाख का है, क्रेडिट लिमिट वाला क्रेडिट जो सेल्स ऑर्डर वाला उसको रिफ्यूज कर दे। अगर विद इन लिमिट है तो एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसे बोलते हैं सेल्स ऑर्डर, या आपने कैफ और बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा। ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है कस्टमर और कंपनी के अंदर। ये पहली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होती है सेल्स ट्रांजैक्शन के अंदर, कि क्या होता है, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बनता है, सेल्स ऑर्डर बनता है। डन। सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट वाला एक कॉपी अपने पास रख लेता है, एक कॉपी कस्टमर को दे देता है, और उसकी एक कॉपी अगले दूसरे डिपार्टमेंट्स को सेंड कर देता है। सेल्स पहली एक्टिविटी समझ आ गई। तो सेल्स की सबसे पहली एक्टिविटी क्या होती है, सेल्स ऑर्डर एग्री करना कस्टमर के साथ। डन। फिर इसके बाद सेल्स ऑर्डर की कॉपी अगले डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट होता है गुड्स डिस्पैच डिपार्टमेंट, जिसका काम ये होता है कि सेल्स ऑर्डर के ऊपर जो क्वांटिटी लिखी हुई है, जो क्वालिटी लिखी हुई है, जो डेट लिखी हुई है, जो पार्टी का नाम लिखा हुआ है, ड्यू डेट पे वो सारा सामान निकाल ले, उस पार्टी को सेंड कर दे। सेल्स ऑर्डर डिस्पैच डिपार्टमेंट है, वो यही काम करता है। जब डिस्पैच डिपार्टमेंट चीजें डिस्पैच करता है तो फिर एक डॉक्यूमेंट बनाता है ये डिपार्टमेंट भी। इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं गुड्स डिस्पैच नोट। इस पे लिखा होता है कि उसने कितनी क्वांटिटी की चीजें सेंड। गुड्स डिस्पैच में फोकस किसके ऊपर होता है, क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है जी। और फिर जब गुड डिस्पैच कर दी जाती है और डिस्पैच डिपार्टमेंट एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेता है, जिस डॉक्यूमेंट को क्या नाम देते हैं, गुड डिस्पैच नोट। तो फिर वो ये एक कॉपी गुड डिस्पैच नोट की अपने पास रखता है, एक कस्टमर को सेंड करता है और एक कॉपी अगले डिपार्टमेंट्स को। जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो होता है इनवॉइसिंग डिपार्टमेंट या बिलिंग डिपार्टमेंट। इनवॉइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट का काम होता है सेल इनवॉइस प्रिपेयर करना, कि कस्टमर को चीजें तो भिजवा दी है, अब उसको इनवॉइस भिजवाए ताकि वो पेमेंट भी करे।
तो सेल इनवाइस वाला इनवाइसिंग डिपार्टमेंट वाला इनवाइस प्रिपेयर करेगा, उस इनवाइस के ऊपर दो चीजें लिखी होगी। इनवाइस का फोकस दो चीजों के ऊपर होता है, क्वांटिटी के ऊपर भी और रेट के ऊपर भी, और फिर आगे कैलकुलेशन करके टोटल अमाउंट लिखी होती है। फिर आगे फर्दर कैलकुलेशन होती है, कोई सेल टैक्स वगैरह अगर है, आगे फर्दर कैलकुलेशन होती है, डिस्काउंट है, सेल टैक्स है तो ऐड कर देंगे, डिस्काउंट है तो लेस कर देंगे, और नेट अमाउंट कैलकुलेट होगी जो कि इनवाइस क्लाइंट को कस्टमर को भिजवा दी जाती है। डन। तो यहां तक हमारे तीन डिपार्टमेंट्स में तीन डॉक्यूमेंट्स बन गई। नंबर 1 सेल्स ऑर्डर, नंबर 2 गुड डिस्पैच नोट, और नंबर 3 सेल इनवाइस। सेल इनवाइस बनाने के बाद वो इनवाइसिंग डिपार्टमेंट वाला इनवाइस की एक कॉपी अपने पास रखता है, एक कॉपी कस्टमर को भेजता है, एक कॉपी अगले डिपार्टमेंट्स को भिजवाता है। जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट होता है उसे कहते हैं जनरल लेजर, जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इसका काम होता है डेबिट क्रेडिट में एंट्री पास करना। जो आप डेबिट क्रेडिट एंट्री पास करना सीखते हैं ना, जर्नल, ये सारे का सारा काम कंपनी के अंदर जिस डिपार्टमेंट में होता है उसे कहते हैं जीएल डिपार्टमेंट या अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जनरल लेजर या अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पर्सन क्या करता है, वो उसके पास सारे डेटर्स की लिस्ट डिटेल मौजूद होती है। वो क्या करता है, जो एंट्री पास करता है, डेटर्स डेबिट, सेल क्रेडिट, और ये जो डेटर की अमाउंट है ये उस पार्टी के अकाउंट में ऐड कर देता है। जैसे मिस्टर ए ने चीजें खरीदी थी तो मिस्टर ए के अकाउंट में लिख देगा 10,000 कि मिस्टर ए ने अब हमारा 10,000 देना है। डन। यहां तक बात समझ आ गई? तो बताइए सारी पार्टीज की डिटेल किसके पास होगी कि किस पार्टी से कितने, किस कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं, किसके पास होगी? जीएल या अकाउंट डिपार्टमेंट वाले के पास। ठीक है। इनवाइसिस को टी अकाउंट में रिकॉर्ड करना किसकी जिम्मेदारी है? जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट की। अगर यहां तक बातें आपको समझ में आ गई है तो जरा मुझे बताइए एक टिपिकल सेल्स साइकिल में क्या क्या एक्टिविटी होती हैं? सेल्स ऑर्डर, गुड्स डिस्पैच, इनवाइस, रिकॉर्डिंग। इसमें जो अहम डॉक्यूमेंट्स जनरेट होती हैं वो कौन सी है? सेल्स ऑर्डर, गुड डिस्पैच नोट, सेल इनवाइस और रिकॉर्डिंग इन टी अकाउंट या रिकॉर्डिंग इन जीएल। क्लियर? अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई गुड्स तो डिस्पैच कर दी लेकिन टी अकाउंट में अभी एंट्री नहीं हुई? ऐसा पॉसिबल है। हो सकता है गुड डिस्पैच नोट कोई गुम हो गई हो सकता है इनवाइसिंग डिपार्टमेंट ने अभी इनवाइस बनाई ही नहीं। ठीक है। तो मुझे जरा बताइए, ये चारों डिपार्टमेंट आपने अपने जहन में तरतीब रखनी है। पहले है सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट, फिर है गुड डिस्पैच डिपार्टमेंट, फिर है इनवाइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट, फिर है जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट। क्या ऐसा पॉसिबल है कि गुड डिस्पैच नोट तो बन गया हो लेकिन टी अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ना हुई हो? ऐसा पॉसिबल है? यस। इस सूरत में क्या होगा? क्या सेल्स जितनी रिकॉर्ड होनी चाहिए उतनी ही होंगी, उससे ज्यादा या उससे कम? उससे कम। तो इसको क्या कहते हैं? ये कौन सा रिस्क है? अंडरस्टेटमेंट के ओवरस्टेटमेंट? अंडरस्टेट। और असर्शन की लैंग्वेज में कंप्लीटनेस। भाई बात समझ आ रही है? अभी आपको पता चल गया डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहे हैं। इसी तरह क्या पॉसिबल है कि गुड डिस्पैच तो ना की गई हो लेकिन जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले ने सेल रिकॉर्ड कर दी हो? इसको कौन सा रिस्क बोलते हैं? ओवरस्टेटमेंट। असर्शन की लैंग्वेज में कौन सा रिस्क बोलते हैं? अकरेंस। ठीक है भाई, बात समझे? ये आपने सीक्वेंस जहन में रखना है, क्योंकि अगर सीधा सीक्वेंस रखेंगे तो ये क्या टेस्टिंग होती है, जैसे गुड डिस्पैच नोट का सैंपल सेलेक्ट करके देखेंगे टी अकाउंट में एंट्री हो रही है कि नहीं, ये हमारी कंप्लीटनेस को वेरीफाई करता है। सीधा फ्लो चेक करेंगे ना, सीधा फ्लो से क्या मुराद है? गुड, भाई पहले ट्रांजैक्शन का फ्लो क्या है? सेल ट्रांजैक्शन का फ्लो है ऑर्डर, डिस्पैच, इनवाइस, रिकॉर्डिंग। अगर टेस्टिंग करेंगे सीधे फ्लो में, यानी गुड डिस्पैच नोट का सैंपल सेलेक्ट करके सेल्स ऑर्डर, गुड डिस्पैच नोट का सैंपल सेलेक्ट करके देखेंगे टी अकाउंट में एंट्री हुई कि नहीं, कौन सी असर्शन वेरीफाई होती है? कौन सी असर्शन वेरीफाई होती है? ये कंप्लीटनेस। और अगर रिवर्स वेरिफिकेशन करेंगे, यानी टी अकाउंट में से सैंपल सेलेक्ट करके देखेंगे गुड डिस्पैच नोट मौजूद है कि नहीं, तो फिर कौन सी वाली होगी? अकरेंस। भाई बात समझ रहे हैं? फ्लो समझ आ गया? मुझे बताइए क्या ट्रांजैक्शन का फ्लो क्लियर हो गया? डन। अब आपने जब कभी सेल्स के प्रोसीजर बताएं या सेल्स का एरिया आए, आपके जहन में ये फ्लो क्लियर आ जाना चाहिए 5 सेकंड के अंदर अंदर। ठीक है।
और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स के नाम इस्तेमाल हुए हैं आपके प्रोसीजर में होने चाहिए। ठीक है, प्रोसीजर का पहला रूल सीख, पहला रूल वो जो आपने नोटबुक बनाई है ना, उसके पहले सफ़े पे चाहे लिख लें या घर जाके लिख लीजिएगा, उसके पहले सफ़े पहला रूल, प्रोसीजर लिखते हुए डॉक्यूमेंट्स को मेंशन लाजमी करना है। प्रोसीजर लिखते, हर एरिया के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, क्या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होती है जिसका कोई डॉक्यूमेंट ना हो? नहीं, दुनिया की कोई ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं है जिसका कोई डॉक्यूमेंट ना होता हो। तो प्रोसीजर्स का पहला असूल क्या है? प्रोसीजर्स लिखते हुए डॉक्यूमेंट्स को मेंशन लाजमी 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 करना है, जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जो उस एरिया के होंगे, सेल्स के लगा, परचेज के लगा। ठीक है जी, अब सुने, हमने वेरिफिकेशन सिस्टम समझ आ गया। अब सुने, हमने वेरिफिकेशन करनी है सेल्स की। सेल्स की वेरिफिकेशन का असूल क्या है? सुन लें, जो स्टैंडर्ड ने बताया है वो क्या है, और जो आईकैप की बुक में भी है वो क्या है, कि आपने जिस एरिया को वेरीफाई करना है उसकी असर्शंस लिखें। असर्शंस, हर एरिया की 6 असर्शन होती है ना। इनकम स्टेटमेंट के एरियाज की असर्शन डिफरेंट है और बैलेंस शीट के एरियाज की असर्शन डिफरेंट है। ऐसा ही है, वो याद है? जरा मुझे यहाँ पे रुक के थोड़ा रिकॉल तो करा दे, मैं भूल गया हूँ। इनकम स्टेटमेंट के एरियाज की असर्शन क्या क्या थी? अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। शाबाश। और बैलेंस शीट के एरियाज की असर्शन क्या थे? एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स ऑब्लिगेशन, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, क्लासिफिकेशन थी इसमें भी, और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। शाबाश। ठीक है, तो सुनिए स्टैंडर्ड की अप्रोच क्या है, जो प्रैक्टिस में जब आप आर्टिकल में जाएंगे आपको यही अप्रोच मिलेगी। जिस एरिया को वेरीफाई करना है उसकी रेलिवेंट असर्शन लिखो, यानी इनकम स्टेटमेंट का एरिया तो उसकी 6 असर्शन, बैलेंस शीट वाला एरिया तो उसकी 6 असर्शन, और हर असर्शन को वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर लिखो। ठीक है, किसी भी एरिया को वेरीफाई करने की जो आईएसएस ने अप्रोच बताई है, तरीकाकार बताया है, वो क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ने, जिस एरिया को वेरीफाई करना हो उसकी असर्शन लिखो, और हर असर्शन को कैसे वेरीफाई करोगे ये प्रोसीजर लिखो। यानी आपके जो प्रोसीजर होंगे वो असर्शन वाइज होंगे। अच्छा, स्टैंडर्ड ये तो बताता है कि जिस एरिया को वेरीफाई करना है उसकी असर्शन लिखो, और फिर हर असर्शन को वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर लिख दें। एक असर्शन भी अगर वेरीफाई ना की, आपका एविडेंस सफिशिएंट अप्रोप्रिएट नहीं होगा। लेकिन स्टैंडर्ड ये नहीं बताता कि कितने प्रोसीजर परफॉर्म करना है। किसी असर्शन में 2 प्रोसीजर परफॉर्म होंगे, किसी असर्शन में प्रैक्टिकली 20 प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं। स्टैंडर्ड ये नहीं डिसाइड बताता कितने, क्यों? क्योंकि ये आइटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, एरिया पे डिपेंड करता है। किसी एरिया में कोई डिफरेंट असर्शन अहम होती हैं, किसी एरिया में डिफरेंट असर्शन। जैसे अमूमी तौर पे एसेट्स वाली साइड पे एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन वाली असर्शन ज्यादा अहम होती हैं, इन असर्शन के प्रोसीजर ज्यादा लिखे जाते हैं अमूमी तौर पे। लायबिलिटी साइड पे कंप्लीटनेस की असर्शन ज्यादा अहम होती है, उसमें कंप्लीटनेस के प्रोसीजर ज्यादा लिखे जाते उस असर्शन में। तो किसी भी एरिया को वेरीफाई करने के लिए क्या तरीकाकार है? स्टेप नंबर 1, उस एरिया की सारी असर्शन लिखो रेलिवेंट। स्टेप नंबर 2, हर असर्शन के प्रोसीजर लिखो। प्रोसीजर कितने होंगे आपकी जजमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन जो चीज लाजमी है वो यह है कि हर असर्शन के प्रोसीजर आपने लिखने हैं। डन जी। आईकैप ने भी इसी तरीके से सिखाया है। ये तरीका है हमारा थ्योरेटिकल टेस्टिंग का। ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन को, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में क्या कहेगा? वो आपसे कहेगा सेल्स को वेरीफाई करने के प्रोसीजर बता दो, 10 नंबर का क्वेश्चन। या कहेगा सेल्स में जो कंप्लीटनेस है और अकरेंस है, सिर्फ इन 2 असर्शन के प्रोसीजर बता दो। ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन कैसे आएगा? या तो पूरा एरिया आपसे पूछ लेगा या पार्ट ऑफ द एरिया पूछेगा। पूरा एरिया का मतलब क्या है? बताओ सेल्स कैसे वेरीफाई करते हैं। पार्ट ऑफ द एरिया का मतलब क्या है? बताओ
अकरेंस को, सेल्स के अंदर अकरेंस को कैसे वेरीफाई करोगे? सेल्स के अंदर आप फॉर एग्जांपल कंप्लीटनेस को कैसे वेरीफाई करोगे? ये भाई बात समझ रहे हैं? ये है रिप्रोडक्शन का एरिया। केस स्टडी में क्या करेगा? केस स्टडी में आपको कोई ना कोई सिचुएशन देगा। केस स्टडी में क्या करेगा? सिचुएशन देगा, ठीक है, जिसमें कोई आपने किसी क्लाइंट को सेल की होगी, उसके बाद उस क्लाइंट ने ऑर्डर दिया था, पहले आपने उसको गुड डिस्पैच की, उसके बाद आपने कुछ आइटम रिकॉर्ड कर ली, कुछ आइटम रिकॉर्ड नहीं की। वो कहेगा कि सर मुझे तो ये बैलेंस शीट डेट पे चीज़ें मिली ही नहीं। आप कहेंगे नहीं हमने सेल रिकॉर्ड कर ली, हमने तो डिस्पैच कर दी थी। इस तरह की कोई भी सिचुएशन बनाएगा और आपसे कहेगा एंड पे बताओ क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है। तो अब यहाँ पे आपने प्रोसीजर असर्शन स्पेसिफिक नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक लिखना है। बात समझ रहे हैं? देखिए इस चैप्टर हमारे सिलेबस में सबसे अहम चैप्टर है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। इस चैप्टर के अंदर जो सबसे अहम बात है वो बता रहा हूं, वो ध्यान से समझ ले। इस चैप्टर के अंदर किसी भी जब एरिया को वो टेस्ट करेगा, दो तरह से टेस्टिंग कर सकता है। या तो टेस्टिंग कर सकता है रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन की, या टेस्टिंग कर सकता है केस स्टडी स्टाइल में। रिप्रोडक्शन स्टाइल में टेस्टिंग करेगा तो क्या करेगा? वो उस एरिया को बताएगा या उसका कोई स्पेसिफिक पार्ट बताएगा, एरिया या उसका स्पेसिफिक पार्ट बताएगा, और आपसे कहेगा मुझे बताओ इस एरिया को, इस पार्ट को कैसे वेरीफाई करोगे। जैसे पूरा सेल्स एरिया बता दिया, पूरा परचेज का एरिया बता दिया, या सेल या परचेज में से सिर्फ एक असर्शन बता दी। कौन सी असर्शन? जैसे उसने बोला कट ऑफ, उसकी मर्जी। ये स्टाइल कौन सा है? रिप्रोडक्शन का। और फिर एक स्टाइल होगा केस स्टडी का। केस स्टडी में क्या करेगा? वो आपके सामने कोई सिचुएशन क्रिएट कराएगा और आपसे कहेगा मुझे इस सिचुएशन के प्रोसीजर बताओ। आपने क्या करना होगा? उससे रिलेटेड प्रोसीजर बताने होंगे। ये केस स्टडी स्टाइल टेस्टिंग है। अच्छा चलें, अब आपके सामने कोई 2-3 सिचुएशन मैं रखता हूं, आपने मुझे बताना है कि ये टेस्टिंग, क्योंकि देखें टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन यानी एग्जाम में टेस्टिंग कैसे करता है ये क्लियर करना चाहता हूं, ताकि आप पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी पढ़े ना तो आपको बताओ इसकी टेस्टिंग ICAP कैसे करता है, उस लिहाज से करनी है तैयारी। मैंने आपसे पूछा अच्छा ऐसा करो मुझे बताओ डेटर्स की एग्जिस्टेंस, आपने सिर्फ ये बताना ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है कि केस स्टडी है। डेटर की एग्जिस्टेंस को कैसे वेरीफाई करेंगे? रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन। और इसमें क्या करना है? किताब के अंदर डेटर्स का एरिया होगा, उसके अंदर एग्जिस्टेंस की असर्शन होगी, उसके प्रोसीजर लिखने हैं। डन। दूसरा, क्लाइंट एक कंपनी थी, उसके कुछ डेटर्स थे, उसमें मिस्टर ए था, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन काफी अरसे से खराब थी। अब रिसेंटली हमें पता चला है कि वो बैंकरप्ट हो चुका है। ये क्या है? केस स्टडी। अब इसमें जो आपने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो बैंकरप्सी ऑफ डेटर के हैं। कौन से? बैंकरप्सी ऑफ डेटर के हैं। क्लियर है बात? अच्छा फिर आगे चलते हैं। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के प्रोसीजर बताओ। रिप्रोडक्शन। ओके, ये आपको मिल भी जाएंगे। अब जो प्रोसीजर नहीं ना मिलेंगे किताब में वो सुने। आप एक कंपनी के ऑडिटर हैं, आपको स्टॉक काउंट के दौरान में पता चला उस कंपनी का कुछ स्टॉक ऐसा है जो कि सिंगापुर की एक सप्लायर है, खरीद के उसी के पास रखा हुआ है स्टॉक, उसके प्रोसीजर बताओ। अब ये क्या है? रिप्रोडक्शन क्वेश्चन है कि केस स्टडी है? केस स्टडी है। क्लियर? तो सबसे पहले आपने पहचानना है। अगर तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, किताब में लिखे हुए हैं। अगर केस स्टडी है तो याद रखिए जितने भी केस, जैसे ये है स्टॉक हेल्ड विद थर्ड पार्टी, इसे हम क्या कहते हैं? स्टॉक हेल्ड विद। जितने भी केस स्टडी के प्रोसीजर होंगे वो आपने अलग से नोटबुक आपको बोला हुआ है, उसके अंदर आपने सिचुएशन लिखनी है और उससे रिलेटेड प्रोसीजर लिखने हैं। भाई बात समझ है? अगर उसने कहा अच्छा ऐसा है, क्रेडिटर की कंप्लीटनेस के प्रोसीजर बताओ, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन। और उसने कहा क्लाइंट की फैक्ट्री में आग लग गई जिससे इन्वेंट्री भी जल गई, फिक्स एसेट भी जल गए, इसके प्रोसीजर बताओ। ये क्या है? केस स्टडी। अब ये कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है,
अब आपने इसमें केस स्टडी के पॉइंट इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए प्रोसीजर बताने हैं। जैसे इसमें अब आप जो प्रोसीजर बताएंगे, आप ये भी कंफर्म करेंगे भाई आग लगी है कि नहीं लगी वाकई, आप ये भी कंफर्म करेंगे इंश्योरेंस करवाई थी कि नहीं करवाई थी, आप इन्वेंट्री कितनी जली ये भी कंफर्म करेंगे, फिक्स एसेट कितने जले ये भी कंफर्म करेंगे। यानी अब आपका फोकस कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है, बल्कि वो इंफॉर्मेशन है जो उसने क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। ये बात समझ रहे हैं? क्योंकि केस स्टडी के अंदर वो हो सकता है एक से ज्यादा एरियाज को कवर करे। बिग कर रहे हैं बात को? अभी चूंकि वो चीजें मैं समझा रहा हूं आपकी नजर के सामने से नहीं, तो आपको ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड हो, मुझे पता है। अभी तो आपको सिर्फ जुबानी कलाम ही बता रहा हूं कि हाथी इस तरह का होता है, बड़े बड़े सूंड, बड़े बड़े पैर। जब तक हाथी आपके सामने से गुजरेगा नहीं ना, कंसेप्ट पक्का नहीं होगा, मुझे पता है। लेकिन फिर भी उससे पहले बताना तो है, इतना तो बताना है मैंने हाथी बहुत बड़ा होता है, ये ना बिल्ली सामने से गुजरे आपका ये हाथी था, ऐसे नहीं। कम से कम आपको इस सारी डिस्कशन के बाद इतना पता चल जाए कि इस चैप्टर के अंदर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी होता है, केस स्टडी भी होती है, और दोनों में क्या फर्क है। डन जी। आइए पहले तैयार करते हैं हम रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन। स्टार्ट जो है ना वो थोड़ा हम इजी लेते हैं। सेल्स, मुझे बताइए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या अप्रोच बताते हैं आपको। छोटा चाय का कप जरा झकास से। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, किसी भी एरिया को वेरीफाई कैसे करना है। असर्शन बेस्ड अप्रोच, शाबाश। असर्शन बेस्ड अप्रोच क्या है, उस एरिया की असर्शन लिख लो, उसके प्रोसीजर लिख लो, शाबाश। तो आइए जरा देखते हैं। अब ये है बहुत आसान, देखिए प्रोसीजर पढ़ते जाएंगे समझ आती जाएगी, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है, अहम चीज ये है। सेल्स देखें, सेल्स आ गए। अब आप देखें क्या ये असर्शन लिखी है, कौन कौन सी असर्शन, अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, और फिर इसके बाद छठा। ये बेसिकली उसे एनालिटिकल प्रोसीजर बताया मैं, ये अलग से असर्शन के अलावा अलग से पॉइंट है, एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, ये अलग, ये असल में ना वो प्रोसीजर है जो कि 2-3 असर्शन को वेरीफाई, ये अकरेंस को भी चेक करता है, कंप्लीटनेस को भी। यानी एनालिटिकल प्रोसीजर कंपेयर करेंगे, पिछले साल से अगर अमाउंट कम है वो भी पता चल जाएगी, अमाउंट ज्यादा है वो भी। इसलिए उसने उसे बजाय ये कि एनालिटिकल प्रोसीजर इसमें अकरेंस में भी लिखता, कंप्लीटनेस में लिखता, उसने नीचे लिख दिया। मेन एक जो लास्ट आप ऐड कर सकते हैं वो कौन सा, एक कौन सा वाला रह गया है, अच्छा क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन इकट्ठे, अब ठीक है पूरे हो गए, ओके ठीक है। ये वाला पहले, ये वाला क्लासिफिकेशन का है 5वां, और ये वाला कौन सा है, प्रेजेंटेशन। तो मुझे बताइए क्या सेल्स के एरिया में उसने असर्शन दे दी, हर असर्शन से रिलेटेड प्रोसीजर है वो लिख दिया। देखते हैं क्या लिखा। जैसे अकरेंस, अकरेंस का मतलब क्या होता है, हाँ जो रिकॉर्ड हुई है वो अकर हुई है कि नहीं, असल में वो जेन्युइन है कि नहीं। क्या कह रहा है, सेलेक्ट सैंपल ऑफ रिकॉर्डेड सेल फ्रॉम द सेल जर्नल। अच्छा याद रखें ये भी वेरीफाई नहीं हुआ, ये उसने स्टेप का पहला हिस्सा बताया है, ये पूरा स्टेप नहीं है। क्या कह रहा है कि मैंने जो सेल्स में जर्नल लेजर में सेल्स रिकॉर्ड हुई है उसका सैंपल सेलेक्ट किया, उस सैंपल को वाउच का मतलब वेरीफाई किया, वाउच मतलब वेरीफाई किया, उस सेल को सेल इनवॉइस देखा, उसकी सेल इनवॉइस है कि नहीं, देखा उसका गुड डिस्पैच है कि नहीं, देखा उसका सेल्स ऑर्डर है कि नहीं। जब मैंने रिकॉर्डेड अमाउंट का सैंपल सेलेक्ट किया, सैंपल किसका सेलेक्ट किया, रिकॉर्डेड अमाउंट का, चेक क्या किया, सेल चेक किया। तो इससे क्या पता चला हमें कि वाकई सेल जेन्युइन है, मौजूद है। ये दोनों एक प्रोसीजर समझे इसको, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2। और मजीद क्या किया हमने, जो सेल्स ईयर एंड के करीब थी, क्योंकि ईयर एंड वाले ट्रांजैक्शन हमारे लिए खास तौर पे अहम होती हैं, क्यों भला, उनमें रिस्क ज्यादा होता है फेक। तो सेल ईयर एंड के करीब जो बड़ी बड़ी सेल्स रिकॉर्ड हुई है, हमने ये देखा कि ईयर एंड के बाद ये रिटर्न तो नहीं होगी, क्योंकि अगर ईयर एंड के बाद, ईयर एंड पे बड़ी सेल ईयर एंड के बाद रिटर्न हो गई, इसका मतलब क्या है, वो फेक सेल है या डिफेक्टिव सेल जिसको एडजस्ट होना चाहिए। तो ये अकरेंस ऑफ सेल इससे वेरीफाई हुई। तो सबसे अहम प्रोसीजर अकरेंस ऑफ सेल का क्या है, अकरेंस ऑफ सेल का सैंपल सेलेक्ट किया, कहां से सेलेक्ट किया, सेल जर्नल से, डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखना है, सेलेक्ट सेल जर्नल से, और फिर क्या चेक किया,
अब देखें, एक बच्चे ने ये प्रोसीजर लिखा कि सेलेक्ट ए सैंपल फ्रॉम सेल्स जर्नल एंड चेक डॉक्यूमेंट्स दैट इज सेल्स ऑर्डर, गुड डिस्पैच नोट, सेल इनवॉइस। और दूसरे बच्चे ने ये लिखा वेरीफाई सेल्स ट्रांजैक्शंस। क्या ये दोनों प्रोसीजर आपको एक जैसे लग रहे हैं? फर्क किस चीज का पड़ता है? हाँ, उसने जनरल लिखा, एक ने, फर्क है कि एक ने जनरल लिखा है, एक ने स्पेसिफिक लिखा है। आपने स्पेसिफिक लिखना है। डन जी। अच्छा, इसके बाद क्या है? कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है कि हो सक, पहले मतलब समझे। असर्शन का मतलब क्या है? कंप्लीटनेस का रिवाइज करें, पढ़ा था। कंप्लीटनेस का मतलब यह है कि कहीं कोई सेल के ट्रांजैक्शन गुड डिस्पैच नोट रिकॉर्ड होने से रह तो नहीं गई। ये कैसे वेरीफाई करेंगे? सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ गुड डिस्पैच नोट। कौन सा सैंपल सेलेक्ट किया, कहां से? देखिए स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट मेंशन कर रहे हैं कि नहीं। तो आपको प्रोसीजर का पहला असूल बताया था, डॉक्यूमेंट्स को मेंशन करना। और फिर क्या कह रहा है? ट्रेस ईच जीडीएन टू द सेल इनवॉइस एंड द, देखो हर जीडीएन की सेल इनवॉइस बन गई है कि नहीं, और हर सेल इनवॉइस टी अकाउंट में रिकॉर्ड हो गई है कि नहीं। यही ट्रांजैक्शन फ्लो बताया था ना आपका। बताइए सीधा फ्लो चल रहा है कि रिवर्स? सीधा। तो जब सीधा फ्लो वेरीफाई करते हैं तो किस असर्शन को वेरीफाई कर रहे हैं? कंप्लीटनेस को। कह रहा है दिस डायरेक्शन यानी डिस्पैच ए लेजर कैचेस गुड सेंट आउट बट नॉट इनवॉइस्ड। ये एक्सप्लेन कर रहा है कैसी चीजें जो आपने डिस्पैच कर दिया लेकिन अभी इनवॉइस नहीं बने। वो अकरेंस और कंप्लीट, जल्दी मुझे कोई नहीं है क्योंकि प्रोसीजर का स्टार्ट है। कोई भी चैप्टर हो ना, कोई भी चीज आप जब सीखने लगते हैं ना, स्टार्ट में टाइम ज्यादा लगता है। मुझे अकरेंस और कंप्लीटनेस दोनों को पढ़ के बताएं, समझ आ रही है आपको? दोनों की असर्शन डिफरेंट है। ओके, अब आई क्या पुराना स्टाइल देखिए। अब आई क्या अपना टेस्टिंग स्टाइल बदल रहा है। मैं आपको टेस्टिंग स्टाइल साथ साथ बताता रहता हूं। दो तरह के क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी आई कैप टेस्ट कर सकता है, केस स्टडी भी टेस्ट कर सकता है। इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में से ज्यादातर आई कैप रिप्रोडक्शन कर रहा है, इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में से। ठीक, कर क्या रहा है आई कैप? आप समझ रहे हो कि आई कैप ये कहेगा सेल्स का एरिया वेरीफाई कर दो, बताओ क्या प्रोसेस परफॉर्म करो? नहीं, ये है 20 साल पुरानी अप्रोच, 10 साल पुरानी अप्रोच। अब सुनने, वो कह रहा है मैं सारा एरिया क्यों पूछूं, मैं इसमें से जो सबसे मुश्किल चीज है ना वो पूछता हूं। वो कहेगा अच्छा ऐसा करो, मुझे कट ऑफ के प्रोसीजर बता दो सिर्फ, क्योंकि जिसने कट ऑफ के बता दिया इसका मतलब बाकी भी याद किए होंगे। पूरा एरिया नहीं, उसके अंदर सबसे मुश्किल चीज पूछ लेता था। ये अप्रोच है उसकी 10 साल पुरानी। अब लेटेस्ट अप्रोच क्या है वो सुने। वो कहता है एक कंपनी का आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर सारे मैं खुद बना के देता हूं, ऑडिट प्लान उसको बोलते हैं। जिस प्रैक्टिकली जिस सफे के ऊपर सारे ऑडिट प्रोसीजर लिखे होते हैं ना, उसे बोलते हैं ऑडिट प्लान या ऑडिट प्रोग्राम। कहता है ऑडिट प्लान या प्रोग्राम मैं दूंगा, उसमें पता है मैं क्या करूंगा? असर्शन सारी लिखूंगा, इसका प्रोसीजर फिट कर दूंगा इसके अंदर, इसका प्रोसीजर फिट कर दूंगा इसके अंदर, और इसके अंदर दो प्रोसीजर है, मैं एक लिखूंगा दूसरा लिखूंगा ही नहीं। एरर और ओमिशन के साथ ये सारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपके सामने रख देगा, और रिक्वायरमेंट में क्या बोलेगा? करेक्ट करो। लेटेस्ट अप्रोच ये है। फिर से बताएं, सब्सटेंटिव क्वेश्चन में रिप्रोडक्शन क्वेश्चन भी है, केस स्टडी भी है। कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव रिप्रोडक्शन के लिए अहम है, कुछ केस स्टडी के लिए, वो मैं बताता जाऊंगा हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव में। ये वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव किस लिए अहम है? रिप्रोडक्शन के लिए। बाकी तैयारी हमने हर तरह से करनी है, प्रैक्टिस कंप्लीट रखेंगे, कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन ज्यादा रिप्रोडक्शन में आई कैप की लेटेस्ट अप्रोच क्या है, क्या करता है कि ये सारा आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव रिप्रोड्यूस करके देगा। उसमें एक असर्शन का प्रोसीजर दूसरे में फिट करेगा, दूसरे का पहले में, यह है एरर। और क्या करेगा? ओमिशन भी करेगा। ओमिशन क्या मतलब? एक असर्शन के अगर दो प्रोसीजर है ना, एक लिखेगा एक लिखेगा नहीं, आपसे कहेगा जरा मुझे इसमें से एरर्स और ओमिशन आइडेंटिफाई करके दो। देखे जरा दिमाग देखे उसका, चेक उसने रटाई की है क्लासिक में, लेकिन स्टाइल बिल्कुल चेंज कर दिया। ये प्रोफेशनल बॉडी है। तो समझ गए आपने किस तरीके? इसके लिए क्या करना है आपको? सिंपल सिर्फ रीड करना है। क्या करना है? ये अच्छा तरीका भी है। क्यों? इसमें रट्टा कम हो जाता है, कंसेप्ट टेस्ट हो जाता है, लेकिन रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और आपने, मेरा मशवरा रट्टा लगाना भी नहीं है। इसको रट्टा लगाएंगे ये वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा। करना क्या है? आपने सिर्फ असर्शंस को याद करना है
और हर असर्शन के अंदर जो प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है उसको 2-3 दफा पढ़ना है, वो आपके जहन में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा, आपके जहन में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। ठीक है कि इस ये लिंक चाहिए होता है, हमें लिंक चाहिए होता है। जैसे होता है ना, और सर सिर्फ हेड एग्जाम में बस हेडिंग पता चल जाए, मैट्रिक में होता है ना, इंटरमीडिएट में हेडिंग पता चल जाए सर, बाकी हम खुद लिख लेंगे। तो आपने क्या करना है, इसमें हेडिंग याद करनी है, बाकी पढ़ना है। इसको याद करने के लिए बैठे तो ये चैप्टर आपके लिए मैनी टाइम्स मोर डिफिकल्ट हो जाना, नहीं करना, समझना है भाई, बात समझ आ गई। अच्छा बताइए, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? अमाउंट जो है वो मैथमेटिकली करेक्ट है कि नहीं, कैसे, आप खुद पढ़ के देखें, जरा समझ आती है, खुद पढ़ के देखें। बे समझ आया? कितने स्टूडेंट्स को पढ़ के ये समझ आ गया क्या लिखा हुआ है? कितने स्टूडेंट को थोड़ी कंफ्यूजन है, कुछ समझ आया कुछ नहीं आया? चले, कह रहा है रिकैलकुलेट सैंपल ऑफ सेल इनवॉइस, कह रहा है सेल इनवॉइस का सैंपल सेलेक्ट करो और उसे कैलकुलेट करके देखो कैलकुलेशन सही हुई है कि नहीं। कैसे पता चलेगा कैलकुलेशन सही हुई है कि नहीं? कह रहा है उस इनवॉइस के ऊपर जो रेट यूज हुआ है वो अप्रूव्ड प्राइस लिस्ट या वो जो सेल्स ऑर्डर है उसके साथ मैच कर लो। यहाँ पे सेल्स ऑर्डर भी लिखा जा सकता है, और जो क्वांटिटी है वो किसके साथ मैच करो? गुड डिस्पैच नोट के साथ। भाई यही करना है ना, इससे पता चल जाएगा हमें क्लाइंट ने जो इनवॉइस प्रिपेयर किया ठीक किया कि नहीं। इनवॉइस उठाओ, क्वांटिटी मैच करो गुड डिस्पैच नोट के साथ, रेट मैच करो अप्रूव्ड लिस्ट के साथ या सेल्स ऑर्डर के साथ। मैच यूनिट रेट विद द प्राइस लिस्ट एंड क्वांटिटी, ये वही बात कर रहा है। ठीक है, पहले रिकैलकुलेशन कर लो, मल्टीप्लाई ठीक किया कि नहीं किया, फिर मैच कर लो कि जो सोर्स डॉक्यूमेंट थे हमारे यानी सेल्स ऑर्डर गुड डिस्पैच नोट उससे मैच करते हैं कि नहीं करते, और फिर एंड में अगर कोई चीज ऐड हुई है या लेस हुई है, जैसे टैक्स ऐड होता है डिस्काउंट लेस होता है, उसको भी चेक कर लो, कैलकुलेट कर लो, रीपरफॉर्म। भाई क्लियर हुआ? इनवॉइस को कैसे वेरीफाई करेंगे? आज के बाद जब कभी आप इनवॉइस को वेरीफाई करना है, कैसे करना है जरा बताइए। पहले अमाउंट्स को रिकैलकुलेट कर लेंगे, यानी क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करके देखेंगे मैथमेटिकली, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्वांटिटी को मैच करेंगे गुड डिस्पैच, रेट को करेंगे प्रूफ ऑर्डर के साथ, और नीचे अगर उसमें कोई टैक्स ऐड हुआ या डिस्काउंट लेस हुआ है उसको रिकैलकुलेट करना है, बस। अब आप दुनिया की हर सेल इनवॉइस को वेरीफाई करने के काबिल हो गए। आगे चलते हैं, कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब क्या होता है? करेक्ट पीरियड में ना। अब ये पढ़ के देखिए, समझ आइए क्या कह रहा है वो। क्लियर? क्या कह रहा है बोला कि आप देखो, अच्छा इसमें सिर्फ लास्ट 5 डेज और फर्स्ट 5 डेज के ऊपर फोकस क्यों कर रहा है? क्योंकि कट ऑफ का मकसद यही होता है कि इस साल की ट्रांजैक्शन अगले साल ना चल जाए, अगले साल की ट्रांजैक्शन, ठीक है। जैसे अगर ये रिस्क कि भैया पाकिस्तान का पर्सन इंडिया में ना चला जाए, इंडिया का पर्सन पाकिस्तान में ना आ जाए, ये रिस्क सरगोद फॉर एग्जांपल कोई सक्खर में रहते हुए, कराची में रहते हुए या पाकिस्तान के सेंटर में रहते हुए रिस्क नहीं है। उधर आप जितना मर्जी मुंह उठा के घूमते फिरते रहे, अगर पाकिस्तान के सेंटर में है तो आप बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। बॉर्डर क्रॉस करने का रिस्क कहां पे है? बाउंड्री लाइन पे। तो कट ऑफ का रिस्क किन ट्रांजैक्शन में? पूरे साल की ट्रांजैक्शन में नहीं होता। हाँ, ये रेंट के पास वाली चंद एक दिन आगे चंद एक, तो कट ऑफ में हमेशा हमारा फोकस क्या होता है? ये चेक क्या करना है हमने कि इस साल की ट्रांजैक्शन अगले साल में और अगले साल की ट्रांजैक्शन इस साल में ना आ जाए। इसलिए उसने कहा तरीकाकार क्या है, कह रहे हैं आखिरी 5 दिन यानी जो बाउंड्री लाइन वाली ट्रांजैक्शन है इनको सेलेक्ट करके इनकी डेट चेक कर लो। गुड डिस्पैच नोट क्या है? 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की सेल्स की ट्रांजैक्शन चेक करो
उनकी गुड डिस्पैच नोट क्या है, उन सब की गुड डिस्पैच नोट क्या होनी चाहिए, 31 दिसंबर से पहले वाले। और इसी तरह ईयर एंड के बाद वाली 1 जनवरी से 5 जनवरी तक की सेल अगले साल की, वो चेक कर लो उनकी गुड डिस्पैच नोट क्या, उनकी गुड डिस्पैच नोट क्या होनी चाहिए, अगले साल की। अगर इस साल कोई सेल रिकॉर्ड हुई है और उसकी गुड डिस्पैच नोट 2 जनवरी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कट ऑफ एरर, अगले साल की सेल इस साल रिकॉर्ड। बात प्रोसीजर समझ आ रहा है आपको, प्रोसीजर को समझे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि क्या सेल सही, ऐसा तो नहीं है कि है सेल सेल है अदर इनकम में रिकॉर्ड हो गई, अदर इनकम सेल में रिकॉर्ड हो गई। क्या ऑडिट में ये एक्सेप्टेबल होता है सोचना कि चलो इनकम है ना, सेल्स में रिकॉर्ड हो नहीं हुई, अदर इनकम में हो गई, नेट प्रॉफिट तो ठीक है, नहीं। अगर सेल्स अदर इनकम में रिकॉर्ड हो जाए तो हम कहते हैं एक नहीं 2 गलतियां हैं, सेल्स भी गलत है, अदर इनकम भी गलत है, सेल्स अंडरस्टेटेड है, अदर इनकम ओवरस्टेटेड। तो इसके लिए क्या कह रहा है, कह रहा है ये देखने के लिए कि इस टी अकाउंट में कोई और अकाउंट की एंट्री नहीं है, क्या करो, रिव्यू लेजर पोस्टिंग टू कंफर्म सेल्स आर रिकॉर्डेड इन रेवेन्यू एंड नॉट इन अदर इनकम। ए के ट्रांजैक्शन को देखो, जो सेल्स की ट्रांजैक्शन है किस अकाउंट में रिकॉर्ड हो रही है, सैंपल बेस पे कुछ सेल्स ट्रांजैक्शन देख लो और देखो क्या वो सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड हो रही है, अदर इनकम में तो नहीं हो रही, फिक्स एसेट डिस्पोजल में तो नहीं हो रही। ठीक है, ये क्लियर, ये रिव्यू हो गया, हमने रिव्यू कर लिया। या इसका एक तरीका ये भी होता है, डायरेक्ट टी अकाउंट को भी रिव्यू कर सकते हैं, टी अकाउंट सामने रख के देख लें भाई सेल्स का अकाउंट। अब देखिए आपके सामने टी अकाउंट के जरिए से क्लासिफिकेशन कैसे चेक हो रही, मेरे सामने सेल्स का टी अकाउंट, इसमें डेबिट एंट्री कहां से आ गई, क्या सेल्स का टी अकाउंट रिव्यू करें उसमें डेबिट एंट्री अगर कोई आ रही हो, क्या इंडिकेशन है कि मिस क्लासिफिकेशन है। अगर इसी तरीके से परचेज में क्रेडिट एंट्री आ जाए, कंफर्म नहीं है, इंडिकेशन है, मिस क्लासिफिकेशन हो। फिक्स एसेट में स्मॉल अमाउंट की मिस आइटम्स आ गए रिगार्डिंग, फिक्स एसेट में के अकाउंट में स्मॉल अमाउंट की ट्रांजैक्शन आ गई, क्या रिस्क है कि रिपेयर एक्सपेंस है, हो सकता रिपेयर एक्सपेंस में लार्ज अमाउंट की ट्रांजैक्शन आ गई, क्या है रिस्क। और फिर ये तो गई क्लासिफिकेशन, फिर क्या प्रेजेंटेशन कैसे चेक होगी, रिव्यू द डिस्क्लोजर। प्रेजेंटेशन का हमेशा एक ही तरीकाकार होता है, क्या आपने नोट्स द अकाउंट्स को रीड कर लेना है कि क्या उसमें जो आईएफआरएस के रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर थे इंक्लूड हो गए कि नहीं, बस। हर जगह पे प्रेजेंटेशन इसी तरीके से होती है मोमी तौर। क्लियर, प्रोसीजर कोई मुश्किल तो नहीं, ये सारे प्रोसीजर आप एनालिटिकल प्रोसीजर भी देख ले, क्या कह रहा है, कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमने रिस्क असेसमेंट में पढ़ लिए हुए। जहां पे भी एनालिटिकल प्रोसीजर आएंगे ना, या तो रिस्क असेसमेंट में या एनालिटिकल प्रोसीजर वाले में पढ़ लिया है। मैं पूरे चैप्टर में आपको कहीं पे एनालिटिकल प्रोसीजर खुद से नहीं पढ़ाऊंगा, आपने खुद से पढ़ना है और आपको इंशाल्लाह समझ लग जाएगी। क्यों भला, पहले पढ़ा, नहीं लगेगी तो पूछ लीजिएगा फिर बताऊंगा। जैसे यहाँ पे कंपेयर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन विद प्रायर ईयर, क्या पहले पढ़ा नहीं हुआ, कंपेयर मंथली सेल विद प्रायर ईयर, ये पढ़ा नहीं हुआ कंसेप्ट। कंपेयर सेल्स पर रीजन एंड सेल्स पर प्रोडक्ट लाइन, ये बात समझ आ रही क्या कह रहा है कि किस रीजन में कितनी सेल है, किस प्रोडक्ट की कितनी, उनको आपस में कंपेयर करो। ये सारे सेल्स के एनालिटिकल प्रोसीजर है। मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, इस पूरे एरिया में कोई एक प्रोसीजर भी ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो, आ गया समझ। अब आपने तैयार कैसे करना भला, असर्शंस याद करनी है और हर असर्शन के अंदर जो प्रोसीजर है ये 2-3 दफा पढ़ने हैं बस। पढ़ने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा ये इसी असर्शन से रिलेट करते हैं कि नहीं। सिर्फ ये सोचना है कि ये जो प्रोसीजर मैंने पढ़ा है इस असर्शन से रिलेट करता है कि नहीं, बस, और कुछ नहीं करना। सेल्स के एरिया को कैसे तैयार करना है, असर्शंस याद करने हैं, हर असर्शन के नीचे प्रोसीजर 2-3 दफा पढ़ना है और ये सोचना है कि क्या ये प्रोसीजर इसी असर्शन से रिलेट करता है, कहीं गलत तो नहीं आ गया, बस, और कुछ नहीं। सेल्स का एरिया तैयार हो गया आपका। आई क्या आप सेल का कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, मार नहीं खाते आप। डन। अब चले अगले एरिया की तरफ। अगला एरिया कौन सा है, परचेजेस का एरिया, इसका अपोजिट है। परचेजेस के एरिया में पहले सिस्टम, पहले काउंटिंग सिस्टम बताना है ना,
क्यों? क्या ऑडिटिंग के लिए काउंटिंग भी जरूरी है? यस, जहां पे काउंटिंग हम ऑडिटिंग शुरू, ये तो हमने चैप्टर 2 से शुरू कर लिया था। जब रिपोर्ट में मिस स्टेटमेंट हम साबित करते थे, वो मिस स्टेटमेंट किस बेस पे साबित होती थी? अकाउंटिंग के कंसेप्ट की बेस पे। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की होनी चाहिए, बैड डेट रिकॉर्ड नहीं किया होना चाहिए, इन्वेंटरी लोअर ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं, ये अकाउंटिंग के कंसेप्ट थे। परचेज का सिस्टम सुन लें, जिस तरह सेल्स के सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, कोई एक बंदा सारी सेल्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करता, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का कंसेप्ट भी यही कहता है कि एक ट्रांजैक्शन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। तो परचेज एक मिडिल लेवल की कंपनी अगर होगी, उसमें जो परचेज डिपार्टमेंट है उसमें ट्रांजैक्शन जो है वो परचेज के ट्रांजैक्शन डिफरेंट डिपार्टमेंट कर रहे होंगे। सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है ऑर्डर डिपार्टमेंट। ऑर्डर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है सप्लायर के साथ ऑर्डर एग्री करना, कस्टमर के साथ नहीं, सप्लायर के साथ परचेज ऑर्डर एग्री करना। कंपनी के अंदर जब परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट देखता है कि भाई हमारा इन्वेंट्री कम हो गया है, मिनिमम ऑर्डर लेवल तक पहुंच गया है, रीऑर्डर लेवल तक पहुंच गया है, तो परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट क्या करता है? मार्केट में ना ऑलरेडी उसने सर्च करके अच्छे अच्छे सप्लायर की लिस्ट बनाई होती है। मार्केट में आपको पता है घर के करीब ना, जैसे आपको पता होगा और किस किस दुकान से किस किस रेडी वाले से खरीदे तो वो गला सड़ा फल देता है और कौन सा अच्छा फल देता है, क्या आपको ये बात पता है? तो आपने जो लिस्ट बनाई हुई है ना, अच्छा फल किस जगह से मिलता है, इसे कहते हैं अप्रूव्ड सप्लायर। कंपनी ने भी इस तरह की लिस्ट बनाई होती है। तो जब कभी चीज खरीदनी होती है, क्या रैंडमली मार्केट में जाके जो भी कम रेट दे उससे चीज खरीद लेनी चाहिए? अप्रूव्ड सप्लायर्स, कंपनी क्या करती है? अप्रूव्ड सप्लायर को कोटेशन को बेचती है कि सर हमें ये माल चाहिए, आप अपनी कोटेशन भेजें। वो फिर कोटेशन भेजते हैं, जिसकी कोटेशन अप्रूव्ड की लिस्ट में से जिसकी सबसे कम कोटेशन हो उसके साथ परचेज ऑर्डर एग्री कर लिया जाता है। परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट का काम ये है परचेज ऑर्डर एग्री करना। जो परचेज ऑर्डर एग्री हो जाता है तो परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट एक कॉपी अपने पास रखता है, एक कॉपी सप्लायर को देता है और एक कॉपी अगले डिपार्टमेंट्स को सेंड कर देता है। तो बताइए परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट सबसे अहम कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है? परचेज ऑर्डर। फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट होता है रिसीविंग डिपार्टमेंट। रिसीविंग डिपार्टमेंट का काम होता है कि जो परचेज ऑर्डर एग्री हो चुके हैं उनकी गुड्स को रिसीव करना। जब अप्रूव्ड सप्लायर चीजें लेके आता है, रिसीविंग डिपार्टमेंट कहता है ठहर जाओ, अभी फौरन गोदाम में चीजें नहीं भेजेंगे, पहले हम इसको चेक करेंगे ये क्वालिटी और क्वांटिटी ठीक है कि नहीं, टूटी फूटी चीजें तो नहीं है। रिसीविंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? जो चीजें रिसीविंग डिपार्टमेंट गेट के करीब बना होता है, गेट समझ लीजिए गेट के इस तरफ गार्ड का कमरा है और इस तरफ रिसीविंग डिपार्टमेंट वाले, रिसीविंग डिपार्टमेंट वाले चेक करते हैं कि जो चीजें वसूल आ रही हैं वो गुड ऑर्डर एंड कंडीशन की है। अगर तो वो क्वांटिटी और क्वालिटी पूरी हो तो चीजें भिजवा दी जाएंगी वेयर हाउस यानी इन्वेंटरी डिपार्टमेंट में, और वो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा जिसे कहते हैं गुड रिसीट नोट। ये परचेज में दूसरा पहला डॉक्यूमेंट था परचेज ऑर्डर, ये कौन सा है? गुड रिसीट नोट, जिसमें लिखा होता है कि ये क्वांटिटी की चीजें इस दिन इस सप्लायर से हमने वसूल पाई और ये बिल्कुल ठीक है। साइन करके गुड रिसीट रिसीविंग डिपार्टमेंट जीआरएन की एक कॉपी अपने पास रखता है, एक कॉपी सप्लायर को भेज देगा और एक कॉपी अगले डिपार्टमेंट्स को भेज देता है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट होता है इनवाइसिंग डिपार्टमेंट। इनवाइसिंग डिपार्टमेंट का काम होता है परचेज इनवाइस फाइनल करना, परचेज इनवाइस, ठीक है। जब सप्लायर इनवाइस भिजवाता है तो परचेज डिपार्टमेंट उसको चेक करता है, सॉरी इनवाइसिंग डिपार्टमेंट उसको चेक कर, जब सप्लायर इनवाइस भिजवाएगा तो इनवाइसिंग डिपार्टमेंट चेक करेगा कि क्या ये जितनी गुड्स की इनवाइस भिजवाई है उतना गुड सीड नोट बन गया। ऐसा तो नहीं गुड्स और सीड नोट अभी बना ही नहीं, इनवाइस पहले आ गई हो, तो गुड सीड नोट के साथ मैच करेगा इनवाइस को, सप्लायर की इनवाइस को, सप्लायर ने इनवाइस भेजी है, और फिर उसके बाद रेट को वेरीफाई करेगा से जो परचेज ऑर्डर था उसके साथ। समझ रहे? इसमें और सेल्स वाले में फर्क क्या है? सेल्स सिस्टम के अंदर हम खुद इनवाइस बनाते थे, परचेज सिस्टम के अंदर खुद नहीं बना रहा, कुछ कंपनीज खुद भी बना सकती हैं, बनाती भी है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है सप्लायर की इनवाइस का वेट किया जाता है। जब सप्लायर इनवाइस बेचता है उसको चेक किया, बजाय ये कि खुद सही वाली इनवाइस बनाए, सप्लायर की इनवाइस का इंतजार करते हैं और चेक करते हैं वो ठीक है कि नहीं। और कैसे चेक करते हैं सप्लायर की इनवाइस ठीक है कि नहीं? जो क्वांटिटी होगी इनवाइस के ऊपर उसे जीआरएन के साथ जो क्वांटिटी होगी, और जो रेट होगा परचेज ऑर्डर के साथ वेरीफाई कि जो रेट एग्री हुआ था किसी ज्यादा तो नहीं लगा दिया,
और फिर इनवाइस प्रिपेयर होगी, इनवाइस अप्रूव होगी, इनवाइस अप्रूव होने के बाद एक कॉपी अपने पास रखेगा, एक कॉपी सप्लायर को दे देगा, ठीक है सर जी हमने वसूल किया आपकी इनवाइस, और एक कॉपी इनवाइस की अगले अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला इस इनवाइस को फिर रेलिवेंट सप्लायर के अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट एंट्री करेगा। डन। अगर ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला एंट्री ना करे तो कौन सी सेक्शन वायलेट होगी? कंप्लीटनेस। शाबाश भाई, बात समझ आ गई। तो अब मुझे बताइए, अगर परचेजेस को वेरीफाई, सिस्टम हो गया ना, सिस्टम काउंटिंग सिस्टम हो गया, अब ऑडिट की तरफ चलते हैं। आपने परचेजेस को वेरीफाई करना है, कैसे वेरीफाई करेंगे? आईएसएस क्या अप्रोच बताते हैं, क्या करें? आईएसए कहते हैं परचेज की सारी असर्शन लिखो और हर असर्शन को वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर लिखो। हाँ, किसी असर्शन के प्रोसीजर कम होंगे, किसी असर्शन के प्रोसीजर ज्यादा होंगे। ऐसा क्यों होता है? रिस्क की वजह से। जिस असर्शन में रिस्क ज्यादा हो उसमें प्रोसीजर ज्यादा, जिसमें रिस्क कम हो उसमें प्रोसीजर कम। अब आपने इसको कैसे तैयार करना है, ये भी रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए अहम है। परचेज का एरिया कैसे तैयार करना है भला? वैसे असर्शन लिखनी है, हाँ, और प्रोसीजर को 2-3 दफा पढ़ना है, और क्या सोचना है इस असर्शन के किसी और के तो इधर नहीं आगे, जरा चेक करें। अच्छा, इसमें ना जो मैंने इसमें गलती हो सकती है, आपने कोई, आपका टारगेट यह है कि गलती ढूंढनी है, मे भी हो मे भी ना हो, जरा गलती। ये परचेज का सिस्टम पढ़े और मुझे बताइए कि आपको समझ आता है कि नहीं आता। आपको देखिए, सेल का सिस्टम मैंने पढ़ा दिया है, और ये सिर्फ डॉक्यूमेंट के नाम चेंज होंगे, चलेगा सिस्टम ऐसा ही। मैं आपको बेसिकली स्टेप बाय स्टेप इस काबिल बनाना चाहता हूं कि अगर आप आखिरी महीने में, आखिरी हफ्ते में सारा कुछ भूल भी गए हो ना, और खुद भी पढ़ें, तो फौरन आपको याद आता जाए, पढ़ते जाए, खुद से आप पढ़ सकें। ठीक है? तो वैसे तो अगर आप कहें तो मैं खुद भी पढ़ा सकता हूं ये परचेज आपको, एक एक असर्शन, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप इस काबिल हो, इतना ऑडिट पढ़ लिया है, इतना ऑडिट पढ़ लिया है, आप इस काबिल हो गए हैं कि इसको पढ़ते ही समझ लेंगे। अब आपने काम करना है, सारे को रीड करना है और मुझे बताना है कितने % समझ आ गया। अगर 50% समझ आ गया तो मैं ऑडिट पढ़ाने में कामयाब, क्योंकि मैंने आपको ये परचेज बताया, समझाया नहीं अभी। आपको इस कंसेप्ट की बेस पे मैं कह रहा हूं कि खुद पढ़ लो, तो आपने खुद पढ़ के मुझे बताना आपको कितने % समझ आई। जितने % समझ आई उतना ही मेरा लेवल होगा कि मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। ठीक है? तो अब आप बड़े हो गए ना, छोटे हो तो बच्चे वालिदैन की उंगली पकड़ के चलते हैं, जब बड़े हो जाए तो फिर वालिदैन क्या कहते हैं, जब बच्चे खुद धक्के खाओ, धक्के खा खू के। तो अब आपने पढ़ना है, इसे धक्के खा के देखना, एंड में समझ आएगी। डन जी, आपके पास 5 मिनट का टाइम है। ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी पास कीजिए, इसको रीड कीजिए और बताना है कि क्या आपको भी समझ आई या नहीं आई। पास करें जी। उम्मीद है आपने रीडिंग कर ली होगी। तो ज़रा मुझे बताइए कितने स्टूडेंट्स को ये पूरे का पूरा 100% ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी प्रोसीजर समझ आगे परचेजेस के 100%? तकरीबन 20% के करीब स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 100%। ओके, कितने स्टूडेंट्स को 75 और 100% के दरमियान समझ आए? मेजॉरिटी। और कितनों को 50 और 75 के दरमियान में, और कितनों को 50% से कम? इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 80% के करीब स्टूडेंट्स को 75% से ज़्यादा समझ आ गई, यानी ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ज़्यादातर कंसेप्ट। ओके, इसमें अभी तक बहुत अच्छी आपकी परफॉर्मेंस है, क्योंकि मैंने इसका एक लफ्ज़ आपको नहीं पढ़ाया था, आपने सारा कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेस पे न्यू कंसेप्ट को सीखा है। लेकिन स्टिल किसी ना किसी में प्रॉब्लम होगी, पूछ लीजिए किस प्रोसीजर में प्रॉब्लम है। पहले कंप्लीटनेस में कह रहा है सेलेक्ट सैंपल ऑफ गुड शीट नोट। मुझे बताइए गुड शीट नोट पहले बनता है कि इनवाइस? कह रहे हैं गुड शीट नोट का सैंपल सेलेक्ट करो। कहां से? रिसीविंग रजिस्टर से। क्या सैंपल सेलेक्ट किया ये भी बताया, कहां से किया ये भी बताया, और फिर क्या करो, ये आधा प्रोसीजर है। फिर क्या करो? ट्रेस। ट्रेस का मतलब है सर्च करो, फाइंड करो, ट्रेस ईच जीआरएन।
हर जीआरएन को सर्च करो, फाइंड करो परचेज इनवाइस के साथ कि क्या उसकी परचेज इनवाइस बन गई है कि नहीं, और परचेज जर्नल के साथ कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने उसे ठीक जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया कि नहीं, लेजर में रिकॉर्ड कर लिया कि नहीं। परचेज जर्नल कहाँ बनता है, जर्नल पढ़ा है ना अकाउंटिंग में, जहां जर्नल एंट्री पास होती है, ये कहाँ होता है, जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। आपका जर्नल, लेजर, ट्रायल, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सारा अकाउंटिंग साइकिल कौन बना रहा था भला, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, आखिरी वाला। तो क्या उसने कि जीआरएन का सैंपल सेलेक्ट करो और फिर देखो इनवाइस और जर्नल में रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। जर्नल की बजाय टी अकाउंट भी लिखते वो भी ठीक है। अच्छा बताइए, ये सीधा फ्लो हम चेक कर रहे हैं कि रिवर्स फ्लो, सीधे वाला डायरेक्ट फ्लो हमारा। तो ये कंप्लीटनेस की सेशन वेरीफाई हो रही है या कि अक्रंस की, कंप्लीटनेस की। अक्रंस में क्या होगा, रिवर्स, जर्नल में से या टी अकाउंट में से सैंपल सिलेक्ट करो और फिर क्या चेक करो उसको रिवर्स के इनवाइस के साथ, जीआरएन के साथ और परचेज ऑर्डर के साथ मैच करता है कि नहीं, ये अक्रंस होगा। क्लियर। एक्यूरेसी में उसी तरीके से इनवाइस है, सिर्फ आपने सेल इनवाइस की जगह क्या कर देना है, बाकी सेम, कट ऑफ भी सेम है सिर्फ, लेकिन सेल की जगह पे परचेज, गुड डिस्पैच नोट की जगह पे गुड रिसीट, इसका ध्यान रखना है, बाकी तरीकाकार वही है। डन जी। इसमें एक गलती है, गलती बता सकते हैं क्या है, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट असर्शन नहीं, एक असर्शन मिसिंग है, असर्शन। तो कैसे लिखेंगे उसका प्रोसीजर, वही डिस्क्लोजर चेक करेंगे आईएफआरएस के मुताबिक है कि नहीं, शाबाश, ठीक है जी। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि क्या इसमें कोई ऐसा प्रोसीजर था जो असर्शन कोई और हो और प्रोसीजर कोई और हो, नहीं था, ओके शाबाश जी। कंप्लीटनेस का लास्ट वाला, परफॉर्म ए सर्च फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, यानी रिव्यू पेमेंट्स मेड इन फर्स्ट 3 days आफ्टर ईयर एंड एंड ट्रेस स्पॉटिंग इनवाइस इफ इनवाइस रिलेट्स टू गुड्स सर्विस। वो क्या कह रहा है, ये ओमिटेड लायबिलिटी या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि आपने ईयर एंड के बाद चेक करना है। देखें असूल सुने, ये तो हो सकता है कि कंपनी ने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ना की हो, ये नहीं हो सकता उसकी पेमेंट ना की हो, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि ऐसा करो कि ईयर एंड के बाद जो पेमेंट्स की है ना उनका सैंपल सेलेक्ट करके देखो कि कहीं ईयर एंड के बाद वाली पेमेंट में कोई ऐसी पेमेंट तो नहीं जो पिछले साल की परचेज की हो। अगर कोई पिछले साल की परचेज है तो उसे रिकॉर्ड करना अगले साल की पेमेंट में। और ये अमूमी तौर पे जो 1, 2, 3 तारीख को पेमेंट्स होती है ना अमूमी तौर पे प्रैक्टिकली भी, वो अक्सर पिछले जो 29, 30, 31 दिसंबर की होती है। तो ये वो कह रहा है कि इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कंप्लीट है। कट ऑफ का लास्ट पॉइंट, वाउच सॉरी किधर है कट ऑफ, हाँ, कंफर्म दैट गुड्स ऑन ए गुड सीट नोट आफ्टर ईयर एंड आर नॉट इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, वो ये कह रहा है कि गुड्स जो हैं वो जीआरएन आफ्टर ईयर, यानी ऐसी गुड्स जिनका जीआरएन ईयर एंड के बाद बना है, ऐसी गुड्स जिनका जीआरएन ईयर एंड के बाद बना है वो इन्वेंट्री में ना हो। सही है कि नहीं? क्यों नहीं होनी चाहिए? वो तो अगले साल आई है। ठीक है, इसको आप क्या इन प्रोसीजर के अल्फाज को चेंज करना चाहे कर सकते हैं? हाँ, कंसेप्ट सेम रहे, चेंज कर सकते हैं, बस उसको मिक्स ऊपर नीचे नहीं करना। बिल्कुल सही शब्द बोले। डन। आपका जो आज का एलएमएस का क्विज होगा ना, उसमें मैंने जैसे आई के पास्ट पेपर में टेस्टिंग कर रहा है उसी तरीके से टेस्टिंग करवानी है। यानी आपको इररेलेवेंट प्रोसीजर भी आइडेंटिफाई करवाने हैं और मिसिंग प्रोसीजर भी आइडेंटिफाई करवाने हैं। तो आज का लेक्चर लाजमी की लीजिएगा। और आपने नोट किया होगा जो होम असाइनमेंट दी गई ना, अब चूंकि आपका आखिरी महीना है, देखिए आखिरी महीने में ना हमारा जो कंसेप्ट्स होंगे वो तो सेम रहेंगे, बट प्रैक्टिस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, प्रैक्टिस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्योंकि मैं इस असम्पशन के मुताबिक नहीं चलूंगा कि सारा सिलेबस आपको पढ़ा देता हूं,
आखिरी महीने में प्रैक्टिस आप खुद ही कर लेंगे, रिवीजन खुद ही कर लेंगे, नहीं है इस अजम्पशन में नहीं, बल्कि किस अजम्पशन के मुताबिक चलना है कि आपको आखिरी महीने में ना सिर्फ ये कि सिलेबस कंप्लीट, वो तो रूटीन स्पीड के मुताबिक हो जाएगा, आपको एक दफा पूरे सिलेबस की रिवीजन भी करवानी है, ये भी आखिरी में, यानी जब आखिरी क्लास होगी तो उस वक्त आपकी इंशाल्लाह एक दफा रिवीजन हो चुकी होगी। सुनने में अच्छा लग रहा है ना ये, असल में ये अच्छा फील नहीं होगा, सुनने में अच्छा है, लेकिन जब आपको कम, क्योंकि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस टॉपिक की असाइनमेंट करनी पड़ेगी, जैसा आज के लेक्चर में दी है। तो ये आपने रोज की रोज करनी है, ठीक है। असाइनमेंट की अब सख्ती हो, अगले 10 दिन असाइनमेंट की सख्ती है, तो ये आपने रोज की रोज करनी है। डन जी। चलिए तो फिर बताइए आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा। आज के लेक्चर में हमने अपने ऑडिट का सबसे अहम चैप्टर जो है सब्सटेंटिव प्रोसीजर स्टार्ट किया। हमने पहले ये देखा कि इसमें कितनी तरह के क्वेश्चन आते हैं, रिप्रोडक्शन भी, केस स्टडी भी जाता है, केस स्टडीज। हमने ये सीखा कि एक टिपिकल इनकम स्टेटमेंट में जो तकरीबन 20-22 एरियाज होते हैं उनकी लिस्ट हमें दी गई है, 17 एरियाज है टोटल, मिल मिला के एक एरिया के अंदर 2-3 भी होते हैं। हमने हर एरिया को कैसे वेरीफाई करना है ये सीखना है। इस चैप्टर में क्या सीखना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एरिया को कैसे वेरीफाई करना। कुछ एरियाज केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, कुछ रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। आज हमने 2 एरियाज पढ़े, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन कैसे आएगा, वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा ये प्रोसीजर, ये दर्शन के प्रोसीजर बताओ, क्या करेगा वो, आपके सामने कोई ऐसे ही रिप्रोड्यूस कर देगा सारा ऑडिट प्लान और कहेगा इसमें से एरर्स भी आइडेंटिफाई करो। ओमिशन, एरर का मतलब क्या है, असर्शन कोई और, प्रोसीजर कोई और। ओमिशन का मतलब क्या है कि उस असर्शन के अंदर अगर 2 प्रोसीजर है तो एक लिखा होगा, एक खा जाएगा, कहेगा बताओ कौन सा है। इसको तैयार कैसे करना है, असर्शन याद करनी है, प्रोसीजर 2-3 दफा पढ़ने हैं। प्रोसीजर याद नहीं करना चाहे मैं मना भी नहीं करता, लेकिन अगर प्रोसीजर याद ना हो रहे हो तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपके लिए अजाब बन जाएगा। आपने 2-3 दफा पढ़ना है, लिंक ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है, ठीक है, लिंक ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे जब आपने घर जाना है तो क्या जाने से पहले याद करते हैं, मैं इधर पहले उठूंगा बाद में, पहले मैं याद कर लूँ यहाँ से दाएं तरफ जाना है, फिर वहां से बाएं तरफ भी चौक आएगा, वहां से फिर यू टर्न लेना है, उधर ऐसे करते हैं कि चले जाते हैं भाई, अगली सड़क पे पहुंचते हैं तो वहां से आगे किस तरफ जाना है ऑटोमेटिकली आपका माइंड बता देता है ना, पहले से याद करके ना भी, घर का रास्ता कॉलेज में याद करके ना भी निकले तो जैसे जैसे जिस सड़क पे मुड़ते जाएं वो ज़हन में आ जाता है कि नहीं आगे क्या करना है। क्यों आता है, क्योंकि आप उस सड़क से कई दफा गुजरे होते हैं, ठीक है, उसको याद कर। तो इसी तरह जब आप कई दफा इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेंगे ना, तो अगर सिर्फ हेडिंग भी याद होगी तो आपको पता चल जाएगा यहां से आगे किस तरफ बात को लेके जाना है। आजमा के देख लें, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा इस चैप्टर में रटा ना लगाए, बाकियों में लगा लगू लें इसमें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं, बुलेट्स हैं, याद कर करके खप जाएंगे, एंड पे फिर याद नहीं होना, फिर आपने कहना इतना मुश्किल, ये तो सर सबसे मुश्किल है। नहीं मुश्किल, हम बना देते हैं, तो नहीं डन जी। चलिए असाइनमेंट जरूर कीजिएगा। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।